नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए खुशखबरी। जम्मू कश्मीर में 889 करोड़ की लागत से शुरू होगी फूड प्रोसेसिंग योजना। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 6 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की गन्ना किसानों के लिए बड़ी घोषणा। जम्मू कश्मीर में 10 गुना बढ़ जाएगा शहद उत्पादन। अब किस रास्ते जाएगा अडानी ग्रुप, जानिए अनिल सिंघवी ने इस पर क्या कुछ कहा। फिरोजाबाद में कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों का किया दौरा। बिहार में खाद की किल्लत से किसान परेशान। कृषि क्षेत्र को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीदें। बिहार में लंपी का कहर जारी, किसान परेशान। केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया कर्नाटक का दौरा। नितिन गडकरी का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान सुनकर हर किसान हो जाएगा खुश। किसानों पर मेहरबान हुई कर्नाटक सरकार। दिल्ली में बारिश को लेकर आईएमडी की चेतावनी। चलिए अब विस्तार से नजर डालते हैं इस सप्ताह की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के लिए खुशखबरी है। अब उनके जीवन स्तर में सुधार होने वाला है। दरअसल एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आने वाले हथकरघा और पावरलूम बुनकरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगी। राज्य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में योजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों को आधुनिक हथकरघा लगाने में मदद करेगी ताकि वे समय के साथ चल सके और राज्य के विकास में योगदान कर सके। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में 889 करोड़ रुपए की एक महत्वाकांक्षी खाद्य प्रसंस्करण परियोजना शुरू की है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में क्रांति लाना और किसानों के जीवन में सुधार करना है। जम्मू कश्मीर के विशिष्ट उत्पादों का समूह बनाने के लिए ये खाद्य प्रसंस्करण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके जरिए किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की जाएगी। इस परियोजना को 5 साल के भीतर 7 चिन्हित उत्पादों को लागत, गुणवत्ता, ब्रीडिंग और टिकाऊ बनाने के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए तैयार किया गया है। सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए विभिन्न कृषि, बागवानी और पशुधन उत्पादों के मूल्य, संवर्धन, लॉजिस्टिक, विपणन और ब्रीडिंग में निवेश कर रही है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी फ्री राशन स्कीम का फायदा उठाते हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए अब एक खास प्लान तैयार कर रही है जिसके तहत अब लोगों को फ्री गेहूं, चावल के अलावा और भी सामान दिया जाएगा। इसके साथ ही राशन का बाकी सामान भी आपको बहुत ही कम कीमत पर मिलेगा। खाद्य मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराती है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि वो 23 लाख परिवार को फ्री राशन के अलावा चीनी और नमक भी कम कीमतों पर देंगे। मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2023 से 2024 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी से शुरू हो जाएंगे जो 28 फरवरी तक चलेंगे। इसको लेकर जिले में तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार खाद्य विभाग ने जिले में 66 पंजीयन केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब किसान निःशुल्क रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। सशुल्क पंजीयन के लिए किसान को 50 रुपए देने होंगे। किसानों की समस्या को देखते हुए इस बार एसएमएस की अनिवार्यता को भी समाप्त किया गया है। पूर्व में किसान को फसल बेचने के लिए मोबाइल पर एसएमएस मिलता था। इसकी प्राप्त तारीख पर किसान उपार्जन केंद्र पर जाकर फसल बेच सकता था। हरियाणा में गन्ने का रेट सरकार ने बढ़ा दिया है।
सरकार ने 10 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की है। राज्य स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने ये बढ़ोतरी की है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पिछले वर्ष हमारा गन्ने का रेट 362 था, अब 10 रुपए बढ़ोतरी के साथ इस वर्ष का गन्ने का रेट 372 रुपए रहेगा। अगले साल भी सरकार गन्ने का रेट बढ़ाएगी। सीएम ने बताया कि सरकार शुगर मिलों को अपग्रेड कर रही है। करनाल पानीपत मिल की सरकार ने क्षमता बढ़ाई है। अब कोशिश करेंगे कि चीनी की रिकवरी भी बढ़े। शाहबाद यमुनानगर में हमने एथेनॉल प्लांट, नारायणगढ़ में पावर प्लांट लगाकर मिलों को अपग्रेड कर चुके हैं। मधुमक्खी पालन मुनाफे की खेती है। जम्मू कश्मीर में इसी दिशा में किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने परियोजना में 47 करोड़ रुपए निवेश करेगी। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि परियोजना में राज्य में शहद उत्पादन को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। अभी वार्षिक उत्पादन 69 करोड़ रुपए है। ये अगले 10 सालों में 682 करोड़ रुपए तक का होने का अनुमान है। इससे किसानों की इनकम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। देश में कई राज्यों में किसान मधुमक्खी पालन करते हैं। शहद उत्पादन से उन्हें ठीक ठाक मुनाफा हो जाता है। फॉरेंसिक ऑडिट फॉर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की अरबपति गौतम अडानी के ग्रुप पर आई रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के साथ साथ पूरे शेयर बाजार में भूचाल ला दिया है। ग्रुप पर कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला करने वाली इस रिपोर्ट के आने के 2 दिनों के भीतर ही कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से ज्यादा गिर गया है। इस पर अनिल सिंघवी ने कहा कि हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अडानी ग्रुप ने लीगल एक्शन लेने की बात कही है। उनके पास कानूनी कार्रवाई का विकल्प है। अब उन्हें ये तय करना है कि वो भारत में केस करेंगे या फिर अमेरिका में, जहां से ये कंपनी है। हिंडनबर्ग ने पहले ही चुनौती दी है कि अडानी ग्रुप अमेरिका आकर उनके खिलाफ केस फाइल करे और इसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी। हिंडनबर्ग अडानी से कागजात, सबूत वगैरह मांगेगा और मामला लंबा खींचेगा। लेकिन फिलहाल ये तो तय है कि गेंद अडानी ग्रुप के पाले में है। वो तय करेंगे कि केस कहां करना है और केस होगा। ऐसा मुमकिन है क्योंकि मार्केट कैप में 4 लाख करोड़ की गिरावट और शेयरों का इतना गिर जाना छोटी बात नहीं है। ऊपर से ऐसी चीजों से जो साख पर बट्टा लगाता है वो अलग ही है। फिरोजाबाद में हाल ही में विज्ञान केंद्र हजरतपुर के वैज्ञानिकों ने दौरा कर फसलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को बारिश और ठंड से फसल बचाने की जानकारी दी। उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा ने फसलों का आंकलन करते हुए कहा कि बारिश और शीतलहर से फसलों में नुकसान हो सकता है। गेहूं, जौ, चना, मटर में जहां सिंचाई नहीं हुई है वहां किसान फिलहाल सिंचाई ना करें। इस समय आलू में हल्का रंग परिवर्तित हो सकता है। आलू के खेतों में किसान जल भराव ना होने दे। यदि किसी खेत में बारिश का पानी भरा हुआ है तो उसे निकाल दे, नहीं तो आलू के हरा होने की संभावना बढ़ जाएगी। आलू में पिछेती झुलसा रोग लगने की भी संभावना है। बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च में फूल झड़ने की आशंका है। इस मौके पर प्रगतिशील किसान कायम सिंह, राकेश कुमार, सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे। गोपालगंज में किसान इन दिनों कभी लंबी लाइनों में लगे रहने को मजबूर है तो कभी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। कभी जिलाधिकारी के यहाँ हंगामा कर रहे हैं तो कभी बाजार में खाद की दुकानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। इन किसानों ने पहले अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष किया, फिर अगली फसल के बीज के लिए संघर्ष किया और अब किसान खाद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद इसके भी सरकार और जिला प्रशासन के पास किसानों की इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं है। सबको पता है कि किसान को खाद नहीं मिलेगी तो वो नई फसल नहीं लगा पाएगी। गेहूं की समस्या है तो वहीं रबी फसल का पटवन हो चुका है। अब फसल को खाद की जरूरत है लेकिन यूरिया खाद नहीं मिल रही है। बाजार में खाद उपलब्ध है लेकिन ब्लैक में बिक रही है। शिकायत करने के बाद भी अधिकारी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। ये सेक्टर हमेशा से केंद्रीय बजट का बड़ा फोकस रहा है। खासकर हाल के सालों में केंद्र सरकार ने बजट में कृषि सेक्टर पर खास ध्यान दिया है। अब 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए बजट पेश करेंगी। ऐसे में इंडस्ट्री को उम्मीद है कि मोदी सरकार केंद्रीय बजट 2023 में कई ऐलान कर सकती है जो किसानों को इस साल में भी उनकी आय बढ़ाने में मदद करेंगे।
बिहार में लंपी वायरस से लाखों गाय संक्रमित है। लगातार इनकी मौतें भी हो रही है, जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। सरकार के अनुसार केवल 12 जिलों में लंपी वायरस का असर है। राज्य में 1442 गाय संक्रमित बताई गई हैं। मौतें भी केवल 2 बताई गई। बिहार के 38 जिलों में लंपी वायरस गायों और पशुपालकों पर कहर बनकर टूटा है। किसानों और पशुपालकों को कोई भी सरकारी मदद समय पर नहीं मिल पा रही है। KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार कर्नाटक दौरे पर है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है जब खादी के अन्य कार्यकर्ताओं से मिलता हूं। इस बार मुझे हुबली कर्नाटक के खादी संस्थानों के खादी कार्यकर्ताओं से संवाद करने का अवसर मिला। उनसे बात करके मुझे काफ़ी चीज़ें जानने और सीखने को मिली। साथ ही अध्यक्ष मनोज कुमार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मिले। मोदी सरकार की तरफ से किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान आया है। गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए जीडीपी में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों की हिस्सेदारी 24% से ज्यादा होनी जरूरी है। उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में तकनीक को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। गडकरी ने कहा, जब तक कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की हिस्सेदारी 12 से बढ़कर 24% से अधिक नहीं हो जाती, तब तक आत्मनिर्भर भारत बनाने में कठिनाइयां रहेंगी। साथ ही गडकरी ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे गरीबी कम करने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फसल नुकसान होने पर किसानों की मदद के लिए हर राज्य सरकार आगे आती है। अब कर्नाटक राज्य सरकार ने अरहर फसल को लेकर हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 223 करोड़ रुपए का मुआवजा जारी किया है। कर्नाटक में किसानों को दलहनी फसलों का नुकसान हो जाता है। अब राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि तुअर यानी अरहर फसल नुकसान के मुआवजे के लिए किसानों को 223 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आदेश के अनुसार बिदर, कलबुर्गी और यादगिरी जिले में तुअर की फसल नुकसान को विशेष माना गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश अनुसार राज्य सरकार ने किसानों को 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों को देने की घोषणा की है, लेकिन NDRF या NDRF की गाइडलाइन अनुसार एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर फसल का मुआवजा ही मिलेगा। तो वहीं मौसम की बात करें तो दिल्ली NCR में एक बार फिर से सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा व सर्द हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते एक बार फिर से दिल्ली में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक आज दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इसी के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश व सर्द हवा में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम दिल्ली में आज के तापमान की बात करें तो आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। बता दें कि बारिश की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के कुछ इलाकों के येलो अलर्ट जारी किया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।